हेलो दोस्तों। वेलकम टू डिकोडेड विद हाशिर। मई का महीना अभी जस्ट शुरू हुआ है एंड मुंबई ऑलरेडी एक फर्नेस बन चुका है। ये बस गर्मी के मौसम की वजह से नहीं है। अगर हम 2025 के ट्रेंड को देखें तो जनवरी 2025 में मुंबई का हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर 33.2 डिग्री सेल्सियस था, जो मुंबई की हिस्ट्री में जनवरी में रिकॉर्ड हुआ हाईएस्ट टेम्परेचर है। अगर हम फरवरी की बात करें तो फरवरी का हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर 36 डिग्री था, जे मुंबई के एवरेज टेम्परेचर के कंपैरिजन में 5 डिग्री ज्यादा है। अगर हम मार्च की कहानी देखें तो मार्च की भी कहानी कुछ ऐसी सी है। मार्च का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहा है। अगर हम अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का एवरेज टेम्परेचर 39.1 डिग्री सेल्सियस था, जो अप्रैल को पिछले 10 सालों में सेकेंड हॉटेस्ट अप्रैल बना देता है। अगर हम फरवरी टू अप्रैल के डेटा को देखें तो पिछले 3 महीनों में मुंबई को 5 हीट वेव्स हिट कर चुकी है। एंड इफ हम प्रोजेक्शंस की बात करें तो 2040 तक मुंबई में एक साल में लगभग 200 से ज्यादा दिन 32 डिग्री प्लस का टेम्परेचर देखने मिल सकता है। मतलब साल में ऑलमोस्ट 7 महीने हम गर्मी का मौसम देखने वाले हैं। ये सब फैक्ट्स एंड नंबर्स से एक बात तो साफ है कि हम एक हीट क्राइसिस फेस कर रहे हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम इसी हीट क्राइसिस को डिकोड करेंगे। सबसे पहले हम इस बढ़ते टेम्परेचर के इम्पैक्ट को देखते हैं। अगर हम मुंबई और उसके आसपास के रूरल और फॉरेस्टेड एरियाज को कंपेयर करें तो पिछले कुछ सालों में इनका टेम्परेचर डिफरेंस 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। और अगर हम इनके रात के टेम्परेचर डिफरेंस को देखें तो वो अब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसी बढ़ते टेम्परेचर के चलते मुंबई आज एक हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहा है। 2025 में पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में हीट रिलेटेड इलनेस जैसे स्ट्रोक्स, डिहाइड्रेशन एंड फटीग के केसेस 10 से 25% तक बढ़ गए हैं। एंड इसमें सबसे ज्यादा रिस्क पर वो लोग हैं जो लो इनकम ग्रुप्स में आते हैं, और वो लोग जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज में रहते हैं। ये लोग कूलिंग डिवाइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड इन हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरियाज में प्रॉपर वेंटिलेशन भी नहीं होता है। साथ ही इस गर्मी में बूढ़े, बच्चे और वो लोग जिन्हें क्रोनिक इलनेस है वो भी सेफ नहीं है। एंड ये रिस्क कुछ केसेस में इतना बढ़ जाता है कि ऑर्गन फेलियर का भी चांस है। इस गर्मी के चलते बस बूढ़े या बच्चे ही नहीं, मुंबई का वर्किंग क्लास भी गर्मी से परेशान है। मुंबई लोकल ट्रेन्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है एंड इस गर्मी में ट्रैवलिंग और डिफिकल्ट हो जाती है। साथ ही गर्मी के चलते मुंबई का पावर कंजम्पशन भी बढ़ गया है। ऑन एन एवरेज मुंबई का पर डे पावर कंजम्पशन अप्रोक्सीमेटली 3700 टू 3800 मेगावाट्स के आसपास होता है। बट अप्रैल 2025 में यही वैल्यू 4000 टू 4100 मेगावाट्स हो गई है। एंड इसने जो हाईएस्ट पॉइंट टच किया है वो 4178 मेगावाट्स है। एंड ये ऑलमोस्ट 12 टू 15% का इंक्रीज है। इस गर्मी से बस हम इंसान परेशान नहीं है, इसका मुंबई की बायोडायवर्सिटी एंड नेचर पे भी बुरा इफेक्ट हो रहा है। संजय गांधी नेशनल पार्क, जो मुंबई के पास एक प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ एनिमल्स नॉकटर्नल बिहेवियर शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि गर्मी के चलते एनिमल्स दिन में नहीं, रात में खाना ढूंढने निकल रहे हैं। एंड इतना ही नहीं, यहाँ की लेक्स और वाटर बॉडीज का लेवल भी ज्यादा स्पीड से कम हो रहा है। फ्लैमिंगो, जो एक माइग्रेटरी बर्ड है जिसका मुंबई के ठाणे क्रीक के पास ब्रीडिंग ग्राउंड है, ये भी इस बढ़ते टेम्परेचर के चलते परेशान है। ये बढ़ता टेम्परेचर फ्लेमिंगो के ब्रीडिंग साइकिल को अफेक्ट कर रहा है। साथ ही इफ हम मुंबई के मैंग्रोव्स की बात करें तो वो भी इस बढ़ते टेम्परेचर के चलते सेफ नहीं है। मैंग्रोव जनरली 20 टू 38 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के आसपास सरवाइव करते हैं। बट जब टेम्परेचर ही 40 डिग्री टच हो रहा है तो मैंग्रोव्स के सर्वाइवल पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है एंड ये भी सूख रहे हैं। एंड सिर्फ जमीन ही नहीं, इस बढ़ते टेम्परेचर से समंदर भी सेफ नहीं है। 1973 से हर डेकेड में मुंबई का सरफेस टेम्परेचर 0.25 डिग्री से बढ़ा है। एंड लगभग इसी 50 साल के पीरियड में मुंबई के पास के सी सरफेस टेम्परेचर में भी लगभग 1 साल की बढ़ोतरी देखी गई है। एंड ये 1 डिग्री का डिफरेंस हमारे लिए उतना सिग्निफिकेंट में भी ना लगे, बट नेचर का बैलेंस अफेक्ट करने के लिए ये काफी है। एंड इसी के चलते
मुंबई के आसपास के कोस्टल एरियाज की जो फिशेस है वो मुंबई से दूर ठंडे पानी की तरफ बढ़ रही है। चलिए अब इस बढ़ते टेम्परेचर के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को देखते हैं। इस गर्मी के चलते कूलिंग डिवाइसेस जैसे एसीज इनका मार्केट अपने बूम पे है। एंड इसी के साथ हेल्थ एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं बिकॉज देर इज अ राइज इन द केसेस ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस। बढ़ती गर्मी से लोगों का काम करना मुश्किल हो गया है, स्पेशली वो लोग जो फिजिकली इंटेंसिव काम करते हैं, जैसे कि हमारा मजदूर तबका। एंड साथ ही गिग वर्कर्स के लिए भी अपना लाइवलीहुड कमाना डिफिकल्ट हो गया है। पहले हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे मुंबई की कोस्टल एरियाज की फिशेस दूर जा रही है। एंड हम इसका सीधा इम्पैक्ट मुंबई की फिशिंग इंडस्ट्री एंड मुंबई के मछुआरों पर देख सकते हैं। अभी तक हमारे इस डिस्कशन से एक बात तो साफ है कि ये बढ़ता टेम्परेचर बस हमें अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा है, ये हमारी लाइफ को हर तरीके से अफेक्ट कर रहा है। एंड ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज के साइंस नहीं है, ये अब एक क्लाइमेट क्राइसिस बन चुका है। अब हम इस हीट क्राइसिस के पीछे के रीजंस को समझते हैं। सबसे पहला एंड सबसे ऑब्वियस रीजन है रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, जिसके चलते मुंबई एक कंक्रीट जंगल बन गया है। कंक्रीट, पतरा, ग्लास, ये सब अपने आप में हीट को ट्रैप करके रखते हैं। एंड इसी अर्बनाइजेशन के लिए लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। आरे फॉरेस्ट का एग्जाम्पल हम सबको पता है। एंड साथ ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी अराउंड 100 हेक्टर्स के एरिया में मैंग्रोव्स काटे गए थे। ऑल्दो गवर्नमेंट ने अपने साइड से इसको मेकअप करने के लिए कुछ एफर्ट्स लिए हैं, बट ओरिजिनल इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कितने इफेक्टिव हो गए हमें नहीं पता। मैं डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, वो हमारी जरूरत है, बट हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, वरना हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। इन शॉर्ट, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स का बढ़ना और ग्रीन कवर का कम होना एक मेजर रीजन है इस राइजिंग टेम्परेचर एंड इस तरीके से किसी एरिया में हीट के ट्रैप होने का। एंड इस इफेक्ट को हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। दूसरा मेजर रीजन है पॉपुलेशन डेंसिटी। मुंबई वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज है इंडिया का। एंड कुछ एरियाज जैसे धारावी एशिया के टॉप मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड ह्यूमन सेटलमेंट में से एक है। अगर हम धारावी का ही एग्जाम्पल लें तो धारावी का टेम्परेचर नॉर्मली अपने आसपास के एरियाज के कंपैरिजन में 1 डिग्री से ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटीज एंड डेंस ह्यूमन पॉपुलेशन। चलिए अब ये देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। ये प्रॉब्लम किसी एक इंसान, किसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक मेथड से सॉल्व नहीं होने वाला। हम लोगों को कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। इसके लिए हम लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, हमें एक सस्टेनेबल अर्बन प्लान की जरूरत है। जो भी न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है उनमें वेंटिलेशन का ध्यान रखना, जो ग्रीन कवर है उसे डैमेज ना हो, एंड इफ डैमेज हो रहा है तो उसको मेकअप किया जाए, ये मेक श्योर करना पड़ेगा। हमें कूलिंग एंड ग्रीन जोन्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इनको प्रिजर्व करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज एंड नो नॉनसेंस पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। मुंबई का फॉरेस्ट कवर ऑलरेडी 12% है, जो रिकमेंडेड वैल्यू जो 15% होती है इससे कम है, तो इसको बचाना जरूरी है। हर वार्ड के लिए हम एक मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज का क्राइटेरिया बना सकते हैं टू मेक श्योर कि जो हीट ट्रैप हुई है उसे कूल डाउन करने का भी कोई तरीका हो। एक और सोल्यूशन है अडेप्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। मुंबई के आसपास के इंडस्ट्रियल एरियाज में से ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। एंड ये भी एक रीजन है एटमॉस्फेयर में हीट के ट्रैप होने का, तो हमें इसे भी चेक में रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक सोल्यूशन ये भी है कि हम अपनी रूफ्स को रिफ्लेक्टिव पेंट लगाएं, या इससे बेटर होगा कि हम सोलर पैनल्स लगा लें। अगर सोलर पैनल्स हम लगाते हैं तो इससे हीट ट्रैप तो होगी, बट वो सोलर सेल्स में ट्रैप होगी एंड ये हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में भी हेल्प करेगा। अब अगला स्टेप है क्लाइमेट लिटरेसी। आज भी हमारे आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जो इस क्लाइमेट क्राइसिस को प्रॉब्लम ही नहीं मानते। उनके लिए बढ़ता टेम्परेचर अनकंफर्टेबल तो है, बट हार्मफुल नहीं। वो ये सोचते हैं कि अभी तो कुछ सिग्निफिकेंट हुआ ही नहीं है। इसके लिए क्लाइमेट चेंज रिलेटेड लोगों को एजुकेट करना भी जरूरी है। लोगों को ये बताना जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, क्लाइमेट चेंज
हो चुका है एंड साथ ही इस बढ़ती गर्मी से डील करने के लिए एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी को क्या मेजर्स लेने चाहिए, हमें ये भी सिखाने की जरूरत है। चलिए अब हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हमें खुद का कार्बन फुटप्रिंट कम करना पड़ेगा। कुछ छोटे स्टेप्स भी इफेक्टिव हो सकते हैं। स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए अगर हम गाड़ियों की बजाय चल के जाए, अगर हम अपने घर में हर एक फैमिली मेंबर के लिए एक छोटा सा ही सही बट एक प्लांट मेंटेन करें, तो ये कुछ छोटे बट इफेक्टिव स्टेप्स हो सकते हैं अपने कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल में लाने के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम खुद को डिहाइड्रेशन, स्ट्रोक एक्सेट्रा से बचाना चाहते हैं, तो हमें खुद को हाइड्रेट करते रहना चाहिए। अपने लोकेलिटीज में एटलीस्ट समर सीजन में हम फ्री एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज आज भी हर इंसान हम सब की तरह पानी पे 10-20 रुपए ऐसे ही उड़ा नहीं सकता। हर किसी के लिए ये फिजिबल नहीं है। साथ ही अगर हम अपने आसपास के एनिमल्स को देखें, तो हमें उनके लिए भी एफर्ट्स लेने की जरूरत है। इनके लिए वाटर एंड शेल्टर का अरेंजमेंट करना हमारा एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इनके पास तो ऑलरेडी लिमिटेड रिसोर्सेज है। इसी के साथ हमें इस क्लाइमेट क्राइसिस को इलेक्शन इशू बनाना पड़ेगा। जब तक हम क्लाइमेट चेंज के आधार पे वोट नहीं करेंगे, तब तक कोई सिग्निफिकेंट चेंज आना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। 2022 में बीएमसी ने मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान लॉन्च किया था, बट ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जो पॉलिसीज हैं वो बस पॉलिसी बन के ना रह जाए, बल्कि वो इम्प्लीमेंट भी हो। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसे रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये डिस्कशन सोचने पे मजबूर करेगा एंड इंडिविजुअल लेवल पे आप अपने साइड से कोशिश करेंगे कि आप छोटा ही सही बट इस क्लाइमेट क्राइसिस से डील करने में कंट्रीब्यूट जरूर करोगे। इफ ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इफ ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अपना ओपिनियन एंड अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में बताइए एंड इफ हो सके तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।